1947 में नए नए आजाद हुए देश भारत को एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती का सामना करना पड़ा। ये एक विशाल आबादी का घर था जो एक बहुत बड़े भूभाग में फैली हुई थी, 500 से ज्यादा आजाद रियासतों में बंटी हुई थी और सैकड़ों अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से अलग थी। उस समय सबसे बड़ी चिंता अस्तित्व की थी। देश के संस्थापकों को यह तय करना था कि इस भारी विविधता को कैसे एक साथ जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र राज्य बनाया जाए। इस प्रक्रिया में दो अलग अलग तरह के जोखिमों से निपटना शामिल था। अगर नियम बहुत ज्यादा सख्त होते तो देश अलग अलग टुकड़ों में टूट सकता था। वहीं अगर नियम बहुत ज्यादा ढीले होते तो क्षेत्रीय अराजकता फैलने का खतरा था। इसका जवाब था भारत का संविधान। 395 अनुच्छेदों और लगभग 145,000 शब्दों वाले अपने मूल मसौदे के साथ यह आज भी दुनिया का सबसे लंबा लिखित राष्ट्रीय संविधान है। यह दस्तावेज देश के बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है। सरकार के हर स्तर के लिए सटीक सीमाएं तय करके यह एक ऐसा कानूनी ढांचा देता है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक साथ जोड़े रखने के लिए बनाया गया है। इस बुनियादी संहिता का मसौदा तैयार करने का काम 389 सदस्यों वाली संविधान सभा को सौंपा गया था, जिसका मार्गदर्शन डॉ. B.R. अम्बेडकर जैसे कानूनी जानकारों और संवैधानिक सलाहकार B.N. राव ने किया था। शुरू से ही एक विशाल लोकतांत्रिक ढांचा बनाने की कोशिश करने के बजाय सभा ने ओपन सोर्स विकास की रणनीति अपनाई। उन्होंने दुनिया के मौजूदा लोकतंत्रों का अध्ययन किया और उन विशेषताओं को शामिल किया जो पहले ही दूसरी जगहों पर सफल साबित हो चुकी थी। यह नक्शा दिखाता है कि अलग अलग अवधारणाओं को कैसे अपनाया गया। उन्होंने ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए। उन्होंने आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और कनाडा से संघवाद को अपनाया और उन्हें भारत के हिसाब से ढाला। इन वैश्विक सिद्धांतों को इकट्ठा करके और उनमें बदलाव करके संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो एक बेहद जटिल समाज को चलाने के लिए बनाया गया था। यह आरेख स्कीमेटिक देश के हार्डवेयर को दिखाता है। किसी भी एक जगह पर विफलता को रोकने के लिए सत्ता को 3 संतुलित स्तंभों में बांटा गया। कार्यपालिका इन नियमों को लागू करती है, जबकि विधायिका नए कानून बनाती है और कार्यपालिका को जवाबदेह ठहराती है। तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, जो इस व्यवस्था के एक स्वतंत्र जांचकर्ता के तौर पर काम करती है। अनुच्छेद 13 के तहत उसके पास न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, जिससे अदालतें ऐसे किसी भी विधायी कानून को रद्द कर सकती है जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हों। मुख्य हार्डवेयर के अलावा संविधान निर्माताओं को एक नेटवर्किंग से जुड़ी समस्या भी हल करनी थी। संघवाद फेडरलिज्म। उन्हें यह तय करना था कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाए। 7वीं अनुसूची में इसका समाधान बताया गया है। संघ सूची केंद्र सरकार को सेना और मुद्रा पर नियंत्रण का अधिकार देती है। राज्य सूची राज्यों की सरकारों को पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार देती है, जबकि समवर्ती सूची में शिक्षा जैसे साझा अधिकार क्षेत्र शामिल है। यह अर्धसंघीय ढांचा अलग अलग राज्यों को उनके रोजमर्रा के स्थानीय कामकाज के लिए जरूरी स्वायत्तता देता है। साथ ही यह भी पक्का करता है कि किसी राष्ट्रीय संकट के समय केंद्र सरकार बागडोर संभाल सके। लेकिन 1950 में बने कानूनों को 21वीं सदी के सामाजिक बदलावों को भी ध्यान में रखना होगा। यह दस्तावेज अनुच्छेद 368 के जरिए ऐसा करता है, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है। कानून बनाने वालों ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल 100 से ज्यादा बार किया है, ताकि शिक्षा के अधिकार जैसे नए प्रावधान जोड़े जा सके। हालांकि इस लचीलेपन से एक कमजोरी भी पैदा हो गई। अगर संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो सैद्धांतिक रूप से वो वोट देकर लोकतंत्र को ही खत्म करने का फैसला भी कर सकती है। 1973 में केशवानंद भारती मामले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस जोखिम पर विचार किया। यह रूपरेखा मूल ढांचा सिद्धांत को स्पष्ट करती है, जहां कानून बनाने वाले ऊपरी कानूनों में बदलाव कर सकते हैं, यानी दीवारों पर नया रंग रोगन कर सकते हैं। वहीं उन्हें लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे बुनियादी स्तंभों को नष्ट करने की मनाही है। इन मूल सिद्धांतों की रक्षा करके संसद की शक्ति के ऊपर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई। भारत का संविधान आज भी एक सक्रिय और जीवंत सामाजिक दस्तावेज बना हुआ है। इसका संरक्षण पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि नागरिक इसके मूल्यों के संरक्षक के रूप में किस तरह की भूमिका निभाते हैं।